ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि अपनी प्रेजेंट लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता और एक दिन जब उसकी डेथ होती है तो वो एक नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है और उसके बाद वो उस पूरे के पूरे वर्ल्ड का द मोस्ट पावरफुल एंटिटी बनता है। तो कहानी शुरू होती है हमारे मैन डॉक्टर से और तभी हमें बताता है कि 37 साल का है और आज तक इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है और ये जिंदगी भर हमेशा से दुखी और अकेला रहा है। और उसके बाद ये रास्ता क्रॉस करता है और तभी इसे दिखता है अपना दोस्त जो कि अपनी एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर था। और तभी उसका दोस्त बोलता है, ओए ये देख मेरी गर्लफ्रेंड, कभी देखी इतनी सुंदर लड़की, और हमने तुम्हारे लिए खाने का रिजर्वेशन किया है और हम लोग साथ में जाएंगे और खाना खाएंगे। और उसके बाद हमारा मैन डॉक्टर होटल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है कि इतने में पीछे से नाइफ फोन आता है और उसके दोस्त पर हमला करने की कोशिश करता है। पर हमारा मैन डॉक्टर जो कि हीरो था वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो नाइफ सीधा उसकी बॉडी में घुस जाता है और अब उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब वो मरने वाला था। और वो अपने मन में सोचने लगता है, यार मेरी जिंदगी बहुत बुरी थी, 37 साल का हो गया मैं, पर आज तक मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। पर तभी हमें एक एआई सिस्टम की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है, आपके अंदर ग्रीन सीज की एबिलिटी आ चुकी है, आपके अंदर पैन नलिफिकेशन की एबिलिटी आ चुकी है। और ये सब कुछ वो महसूस कर रहा था और वो सोचता है कि अब वो मरने वाला है और इसीलिए उसे भगवान की आवाज सुनाई दे रही है। और वो मरते मरते अपने दोस्त को कहता है, मेरे भाई मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दे यार। और उसका दोस्त रोते रोते बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई है तो जो भी तुम बोलोगे मैं वो करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और ये कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज यार तुम्हें मेरे घर जाकर मेरी हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करना है और हाँ साथ ही साथ में मेरी गूगल हिस्ट्री को भी डिलीट कर दियो। और उसके बाद अचानक से हमारा मैन डॉक्टर मर जाता है और ये किसी नए वर्ल्ड में एज अ स्लाइम रीइंकार्नेट होता है। और तभी ये कहता है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या और मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और अब उसके पास कुछ बहुत सी पावरफुल एबिलिटीज आ चुकी थी क्योंकि अब ना तो उसे किसी फायर से फर्क पड़ेगा और ना ही तो उसे कोई दर्द होगा। उसके पास एक नई स्किल भी आ जाती है जिसका नाम प्रेडिएटर स्किल था। उसकी हेल्प से वो जिस चीज को भी खाएगा वो उसे एनालाइज कर सकता है। पर तभी ये एक छोटे से पेड़ को निगल लेता है और उसके बाद उसे उसकी एबिलिटीज भी मिल जाती है। पर तभी उसके माइंड के अंदर एक आवाज एको होती है और वो बोलती है, मेरा नाम ग्रेट सेज है और मैं तुम्हें हर चीज की इंफॉर्मेशन दूंगी। और वो उसे बताती है कि पूरी की पूरी दुनिया मैजिक यूल्स पर चलती है जो कि एक एनर्जेटिक मटेरियल है जो कि हर चीज में पाया जाता है। उसके बाद वो स्लाइम वहाँ की हर एक घास को खाना शुरू कर देता है और उनकी हेल्प से कुछ हीलिंग पोशन को भी बना डालता है। उसके बाद वो बहुत से क्रिस्टल को भी कंज्यूम करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड हो गया था कि इतने में वो पानी में डूबना शुरू हो जाता है और अब उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है। पर इतने में ही वो अपने मुंह के अंदर बहुत से वाटर को स्टोर कर देता है और उसे शूट कर देता है जिसकी हेल्प से वो बहुत तेज जाकर गिरता है और सीधा एक मैजिकल दीवार से टकरा जाता है। वो सोचता है कि मुझे तो बहुत तेज लगी है पर मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ। और इतने में ही ग्रेट से जो उसे बताती है कि उसके पास एक पैन नलिफिकेशन की पावर है, यानी कि उसे किसी भी चीज से कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा। और ऐसे ही करते करते उस स्लाइम के पास काफी ज्यादा पावर्स भी आ चुकी थी। पर तभी उसे अपने पीछे से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है और वो उसे कहती है, ओए पिद्दी तू यहाँ कैसे आया। और इस आवाज को सुनकर वो स्लाइम काफी ज्यादा डर चुका था पर वो स्लाइम कुछ भी देख नहीं पाता क्योंकि उसके पास ऐसी कोई एबिलिटी थी ही नहीं जिसकी हेल्प से वो अपने आसपास की चीजों को महसूस कर पाए। और वो ब्लैक क्रीचर उसे कहता है कि अगर वो उसे मिलने के लिए उस केव में आता रहेगा तो वो ब्लैक फिगर उसकी हेल्प करेगी और उसे एक ऐसी एबिलिटी देगी जिसकी हेल्प से वो देख पाएगा और अपने आसपास की चीजों को महसूस भी कर पाएगा। और वो स्लाइम उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर देता है और उसके बाद वो ब्लैक फिगर उसकी हेल्प करता है और अब उस स्लाइम को दिखना भी शुरू हो जाता है। और अब वो अपने आसपास की सभी चीजों को महसूस कर रहा था और देख भी पा रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसे दिखना शुरू हो चुका था। और जब वो स्लाइम अपने सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई ब्लैक फिगर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। उसे देखकर वो स्लाइम काफी ज्यादा डर चुका था और वो ड्रैगन स्लाइम को बताता है कि उसका नाम द ग्रेट ड्रैगन वेल्डोरा है और वो 300 सालों से यहाँ पर कैद है और पिछले 300 सालों से उसने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा और वो यहाँ पर अकेला पड़ा है। उसके बाद वो ड्रैगन बताता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आया कैसे। एक बार गलती से उसने अपने फायर पावर की हेल्प से एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जब वो सिटी को डिस्ट्रॉय करा था तो वहाँ पर एक हीरो आ चुका था और वो हीरो काफी ज्यादा पावरफुल था और उस हीरो ने अपना एक अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट का स्पेल यूज करके उस ड्रैगन को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद कर दिया। और उसी दिन के बाद से वो अपना कोई भी मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था और पिछले 300 सालों से वो यहाँ पर सील रखा है। उसी के साथ साथ वो स्लाइम भी उसे अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि पहले मैं एक ह्यूमन था और एक दिन मुझे नाइफ को ने मार दिया और उसी दिन के बाद से
मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। और जब वो स्लाइम उस ड्रैगन को चारों ओर देखता है तो वहाँ पर उसे एक ग्लोइंग शीट दिखती है और हाँ, यही वही अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट की जेल थी। उसके बाद वो स्लाइम उस ड्रैगन को एक प्रपोजल देता है कि वो दोनों इस केव में बिल्कुल अकेले हैं, तो क्यों ना वो दोनों दोस्त बन जाए। और पहले तो वो ड्रैगन उस स्लाइम को काफी एटीट्यूड दिखा रहा था, पर आखिर में जाकर वो दोनों एक दूसरे की तकलीफ समझते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर दोस्ती कर देते हैं। और तभी हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ओ यार, इस वर्ल्ड में तो मजा आ गया, मैंने पहली बार किसी ड्रैगन को अपना दोस्त बनाया और आई होप यार मेरे दोस्त ने मेरी हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और तभी हम देखते हैं कि उसके दोस्त ने हमारे हीरो के कंप्यूटर को पानी में फेंक दिया है, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा पीसी ही एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद स्लाइम उस ड्रैगन से कहता है कि क्या होगा अगर तुम इस प्रिजन से बाहर निकलो ही ना। और उसके बाद वो ड्रैगन कहता है, मेरे पास सिर्फ 100 साल का मैजिक बचा है और उसके बाद शायद से मैं मर भी जाऊं। पर स्लाइम को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट पर अपनी प्रेडेटर स्किल का यूज कर देता है, पर उस स्किल से कुछ भी नहीं होता। और तभी ग्रेट सेज उसे बताती है कि अगर उसे उस प्रिजन को कुछ करना है तो उन लोगों को उस प्रिजन को दोनों तरफ से यानी कि अंदर बाहर से एग्जामिन करना होगा। उसके बाद स्लाइम उस ड्रैगन से कहता है, देखो मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें पेट के अंदर अपनी प्रेडेटर स्किल से निगल लूंगा और उसके बाद मैं इसे एनालाइज करूंगा और तुम इसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर लेना और इससे तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा और तुम फ्री भी हो जाओगे। और ड्रैगन को ये प्लान काफी सही लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और अब स्लाइम अपनी स्किल का यूज करने ही लगता है कि इतने में। और ड्रैगन कहता है, यार क्यों ना सबसे पहले हम एक दूसरे को नाम दे दे। तो वो स्लाइम बहुत सोचता है और सबसे पहले वो उस ड्रैगन को नाम देता है टेम्पेस्ट। और अब वो ड्रैगन बहुत खुश हुआ था क्योंकि अब उसे अपना नाम मिल चुका था और उसका नाम था वेल्डोरा टेम्पेस्ट। इसी बात पर वो ड्रैगन भी अपने स्लाइम दोस्त को एक नाम देता है और वो नाम होता है रिमोरू टेम्पेस्ट। वो दोनों बहुत खुश थे और उसके बाद स्लाइम उस ड्रैगन पर अपनी स्किल प्रेडेटर का यूज कर देता है और उसे निगल देता है और वो ड्रैगन उस स्लाइम के पेट के अंदर था। और इसके बाद आसपास की सभी कंट्री काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि जब से स्टॉर्म ड्रैगन टेम्पेस्ट वेल्डोरा गायब हुआ था तब से उनकी कंट्री के सिस्टम खराब हो चुके थे और कहीं ना कहीं उन लोगों को ये भी डर था कि वेल्डोरा उनके किंगडम पर फिर से अटैक ना कर दे और उस किंगडम को राख बना दे, क्योंकि वेल्डोरा कोई आम ड्रैगन नहीं बल्कि टॉप और ग्रेटेस्ट ड्रैगन में से एक था। और वहीं दूसरी तरफ वो स्लाइम भी उसी केव को एक्सप्लोर कर रहा था और वो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ से कि वो उस केव से बाहर निकल पाए और जो क्रिस्टल भी उसे अपने रास्ते में मिल रहे थे वो उन्हें निकल रहा था और उनकी पावर को कंज्यूम कर रहा था। और इतने में ही वो एक न्यू स्किल द वाटर ब्लेड को एक्वायर कर देता है और ये स्किल एक खतरनाक स्किल थी क्योंकि इसकी हेल्प से वो किसी को भी एक ही स्लैश में खत्म कर देता था। पर इतने में ही उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक सरपेंट दिखता है और रिमोरू उसको देखकर काफी ज्यादा डर चुका था, पर वो वाटर ब्लेड का यूज करके उस सरपेंट को एक ही स्लैश में मार डालता है। और जैसे ही वो सांप को मार डालता है उसके पास एक न्यू स्किल द पॉइजनस ब्रेथ आ चुकी थी। रिमोरू को ये सब काफी बढ़िया लग रहा था। उसके बाद वो बारी बारी करके उस केव के हर एक मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एक लिजर्ड को, उसके बाद एक बड़े से कीड़े को और लास्ट में जाकर एक क्वीन बी को मार डालता है। और अब उसके पास स्पाइडरमैन की पावर्स भी आ चुकी थी और वो टार्जन की तरह इधर उधर भी जंप कर सकता था। और उस केव को एक्सप्लोर करते करते वो फाइनली एक गेट के पास पहुंच जाता है और तभी वहां पर कुछ ट्रैवलर्स उस डोर को ओपन कर देते हैं और उन्हें देखकर रिमोरू उसी डोर के पीछे छिप जाता है। वो लोग एक इनविजिबल पोशन का यूज करते हैं और उसके बाद उस केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें उस जगह से काफी मैजिकल आइटम्स मिल सकती थी। पर ये मौका देखते ही रिमोरू फाइनली उस केव से बाहर निकल जाता है और वो पहली बार एक ओपन वर्ल्ड में चला जाता है। रिमोरू आराम से धूप के नीचे चिल कर ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि गॉब्लिन्स थे और वो वहाँ पर आ जाते हैं। पर वो लोग रिमोरू से काफी ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रिमोरू कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। और इतने में ही रिमोरू उनसे बातें करना शुरू कर देता है और वो लोग रिमोरू के फैन बन जाते हैं और वो गॉब्लिन लोग उसे कहते हैं, अरे सर प्लीज आप हमारे मालिक बन जाओ। और उसके बाद वो गॉब्लिन लोग रिमोरू को अपने विलेज ले जाते हैं और उस गाँव के मुखिया रिमोरू को बताते हैं कि बहुत सालों पहले हमारे भगवान ड्रैगन वेल्डोरा हमारी रक्षा करते थे, पर जब से वो गायब हुए हैं तब से बाकी मॉन्स्टर हमें बहुत मारते हैं और यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझसे मेरे बेटे को भी छीन लिया है। और वो लोग रिमोरू को उनका नया भगवान बनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था क्योंकि रिमोरू यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर रिमोरू को ये सारी बातें कुछ भी समझ नहीं आती और वो ग्रेट सेज को उसकी मदद करने को बोलता है और ग्रेट सेज उसे बताता है कि अब उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और इसी की वजह से वो गॉब्लिन लोग उसे काफी ज्यादा डर रहे थे। और गॉब्लिन लोग रिमोरू से विश मांगते हैं कि उनके इलाके में बहुत सारे डायर वुल्व्स आते हैं और वो गॉब्लिन्स को मार डालते हैं क्योंकि वो सभी गॉब्लिन से काफी ज्यादा ताकतवर है और उनकी तादाद लगभग 100 से भी ज्यादा है। और इस सभी बातों को सुनकर रिमोरू भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो विलेज
विलेज के एल्डर से पूछता है कि अगर मैंने इस विलेज को बचा दिया तो आप मुझे क्या दोगे। और वो एल्डर रिमोरू से कहता है देखो हमारे पास लॉयल्टी देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वो सभी के सभी लोग रिमोरू के सामने झुक जाते हैं और अब रिमोरू भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो चुका था और अब रिमोरू उन गॉब्लिन्स लोग का लीडर बन चुका था। उसके बाद रिमोरू उन गॉब्लिन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करता है क्योंकि इसे पता था कि इन लोगों से होने वाला तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले वो स्लाइम उस गाँव के कुछ घायल हुए गॉब्लिन्स को देखता है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। और उसके बाद उस विलेज का एल्डर रिमोरू को उस विलेज के हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे घायल हुए गॉब्लिन्स दिखते हैं और उन लोगों को किसी और नहीं बल्कि उन्हीं वुल्व्स ने मारा होता है और वो लोग काफी बुरी कंडीशन में होती है। रिमोरू सबसे पहले उन लोगों को निगलता है और उन पर अपने हीलिंग प्रेडेटर स्किल का यूज करता है जिसकी हेल्प से उन लोगों की सभी इंजरीज ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। उसके बाद वो बारी बारी करके सबसे पहले उन गॉब्लिन्स को निगलता है और अपने हीलिंग मैजिक का उन सभी पर यूज कर देता है और इसके बाद वो सभी के सभी लोग ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक करके रिमोरू उन गॉब्लिन्स को अपने पेट के अंदर निगलता है, उन्हें हील करता है और उसके बाद एक के बाद एक करके सभी गॉब्लिन्स भी ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही रात होती है हम देखते हैं कि लगभग 100 से भी ज्यादा वुल्व्स उस गॉब्लिन विलेज की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और उन्हें किसी भी हालत में बस विलेज को खत्म करना था। और उसी के साथ साथ उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उन्हें किसी भी हालत में गॉब्लिन को खत्म करना है। वो वुल्व्स उन गॉब्लिन को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं पर इतने में ही अचानक से उनमें से बहुत से वुल्व्स अचानक से मरना शुरू कर लेते हैं और ये सब कुछ रिमोरू अपनी शील्ड हेड की एबिलिटी से कर रहा था। और इतने में ही उन वुल्व्स का बॉस जो कि गॉब्लिन्स को मारने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है और वो बाकी वुल्व्स से सबसे ज्यादा ताकतवर भी था। वो बारी बारी करके हर एक थ्रेड को काटना शुरू कर देता है और उसके बाद वो एक एक करके वो गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो रिमोरू को मारने वाला था कि इतने में रिमोरू अपने स्टिकी थ्रेड का यूज कर देता है और उस वुल्फ बॉस को हवा में ही लटका देता है। पर अभी भी उन वुल्व्स का लीडर हार नहीं माना होता और उसे किसी भी हालत में उन गॉब्लिन्स और रिमोरू को मारना ही था। और अब रिमोरू के पास कोई भी चारा बचा नहीं था और उसके बाद वो अपनी वाटर ब्लेड का यूज करता है और उसके बाद रिमोरू वाटर ब्लेड का यूज करता है उस वुल्फ बॉस पर और अब उन वुल्व्स का लीडर सीधा ही मर चुका था। और उसके बाद रिमोरू अपनी प्रेडेटर स्किल का यूज करके उस लीडर वुल्फ को मिमिक कर देता है और अब रिमोरू सैमुन लीडर वुल्फ के जैसा ही दिख रहा था। और उसके बाद रिमोरू बहुत जोर से दहाड़ता है जिसके कारण वो बाकी बचे वुल्व्स भी उसे डर चुके थे। और उसके बाद वो वुल्व्स गॉब्लिन्स और रिमोरू से माफी मांगते हैं और उस लीडर का बेटा रिमोरू से कहता है अरे सर हमें माफ कर दो, हम लोग सिर्फ आपके लिए काम करेंगे अब। और उसी दिन के बाद से उस गॉब्लिन विलेज में गॉब्लिन्स और वुल्व्स दोनों ही साथ मिलकर रहना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद स्लाइम सोचता है यार इन गॉब्लिन्स और वुल्व्स का नंबर तो सेम है, पर तभी वो उन लोगों को पेयर अप कर देता है यानी कि वो हर एक गॉब्लिन को हर एक वुल्व दे देता है ताकि वो लोग साथ मिलकर काम करे और साथ मिलकर इवॉल्व हो जाए। रिमोरू उन गॉब्लिन्स और वुल्व्स की कुछ टीम्स बनाता है और उनमें से कुछ टीम्स खाना ढूंढेगी, कुछ टीम शेल्टर ढूंढेगी और कुछ लोग बाकी चीजें भी ढूंढेगी। पर रिमोरू उन लोगों से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो उन लोगों को कुछ नाम देने का काम करता है। और ये सुनकर सभी गॉब्लिन्स और वुल्व्स दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और उसके बाद गॉब्लिन्स और वुल्व्स एक लाइन बनाकर उस लायन के पास खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले रिमोरू उस एल्डर गॉब्लिन को नाम देता है और वो होता है रिगर्ड। और इस नाम को सुनकर एल्डर गॉब्लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने उसे नाम नहीं दिया था। और ये बात सुनकर ही कि रिमोरू उन गॉब्लिन्स और वुल्व्स को नया नाम देने वाला है कि सुनकर पूरा का पूरा गांव काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। और उसके बाद वो बारी बारी करके हर एक गॉब्लिन को नाम देना शुरू कर देता है, तुम्हारा नाम गॉब्टा, गॉब्ची, गॉब्सू। और ऐसा करते करते वो हर एक गॉब्लिन को नाम दे देता है। और अब बारी थी वुल्व्स की, तो सबसे पहले वहाँ पर उसी वुल्फ लीडर का बेटा आया था जिसे कि रिमोरू ने मार दिया था। और रिमोरू सोचता है कि इसके सर पर एक स्टार है तो इसका नाम होगा रंगा। पर तभी अचानक से रिमोरू बेहोश जाता है और ग्रेट सेज उसे बताती है कि उसका इंटरनल मैजिक बिल्कुल लो हो चुका है और अब वो रिकवर होगा सीधा 3 दिन बाद, यानी कि अब रिमोरू अब सीधा 3 दिनों के बाद उठेगा। और उसके बाद फाइनली रिमोरू 3 दिनों के बाद अपनी लंबी नींद से उठ जाता है और उसे सामने दिखती है एक मस्त सी गॉब्लिन। और तभी हम देखते हैं कि रिगर्ड अब बिल्कुल एकदम चैड रिगर्ड में बदल चुका है और रिगर्ड रिमोरू को बताता है कि जब किसी मॉन्स्टर को नाम मिलता है तो वो इवॉल्व होना शुरू कर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि रंगा जिसे कि रिमोरू ने नाम दिया था वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और अब वो सभी के सभी गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि उनका गॉड रिमोरू अब होश में आ चुका था। और उसके बाद रिमोरू रंगा से पूछता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें ही नाम दिया था पर ये बाकी वुल्व्स भी आखिरकार इवॉल्व कैसे हो गए। तो रंगा कहता है कि हम सभी डायर वुल्व्स एक ही एंटिटी है और जैसे ही आपने मुझे नाम दिया
हमारा क्लैन का वही नाम हो चुका था और अब हम है द टेम्पेस्ट वुल्व्स। और अब रिमोरू उस पूरे के पूरे विलेज का चीफ बन चुका था और अब रिमोरू उस विलेज में कुछ 3 रूल्स को सेट करता है और ऐसा करके वो कहता है फर्स्ट रूल ये है कि हम कभी भी इंसानों को नहीं मारेंगे, और दूसरा रूल ये है कि हम कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे, और तीसरा रूल ये है कि हम कभी भी दूसरी रेस को कमजोर नहीं मानेंगे और कभी भी उन पर हमला नहीं करेंगे। पर उनमें से एक गॉब्लिन बोलता है अरे सर, हम इंसानों को क्यों नहीं मारेंगे? और इसी बात पर रिमोरू बोलता है क्योंकि मुझे इंसान काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए हम लोग उन्हें नहीं मारेंगे। और इतने में ही गोप्ता पूछता है कि मुझे तीसरे रूल में थोड़ा शक है और हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। और इस पर रिमोरू कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें नाम दिया और तुम लोग बहुत पावरफुल बन गए, तो हम इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसीलिए हम किसी दूसरी रेस को नीचा नहीं दिखाएंगे। और इसके बाद वो सभी के सभी गांव वाले भी काफी हद तक खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर रहने वाले हर एक वुल्व्स को भी और हर एक गॉब्लिन्स को कुछ काम देता है और उसके बाद वो रिगर्ड को गॉब्लिन्स का इंचार्ज बना देता है, यानी कि अब रिगर्ड बन चुका था द गॉब्लिन लॉर्ड, जिसे सुनकर रिगर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और कुछ गॉब्लिन्स उस विलेज की देखरेख करेंगे और कुछ फूड कलेक्ट करेंगे। पर उस विलेज में सबसे बड़ी दिक्कत थी घर और कपड़ों की, क्योंकि उन गॉब्लिन्स को ना तो कोई कपड़े बनाने आते थे और घर तो दूर की बात थी। और रिमोरू रिगर्ड से कहता है क्या तुम किसी को जानते हो जिससे कि घर और कपड़े बनाने आते हो? और रिगर्ड कहता है मास्टर, कुछ ड्वार्फ्स यानी कि बौने, वो बहुत अच्छे घर और कपड़े बनाते हैं। और रिमोरू कहता है कि मैं उन बौनों को ढूंढने के लिए खुद जाऊंगा और तब तक रिगर्ड को इस विलेज की सुरक्षा करनी होगी। और उसके बाद उनमें से कुछ गॉब्लिन्स और वुल्व्स रिमोरू के साथ ड्वार्फ टाउन को ढूंढने के लिए उसके साथ निकल जाते हैं। वो लोग बहुत समय तक बस ट्रैवल करते ही है क्योंकि ड्वार्फ्स का टाउन काफी ज्यादा दूर था। और तभी रिमोरू रिगर्ड से पूछता है कि आखिरकार उसके बड़े भाई को सबसे पहले नाम किसने दिया? और रिगर्ड कहता है कि उसे एक डीमन लॉर्ड के ऑफिसर ने नाम दिया था। और तब रिमोरू को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में काफी डिफरेंट स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती है। और तभी रात में वुल्व्स, गॉब्लिन और रिमोरू एक जगह रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं और गोप्ता रिमोरू को बताता है अरे सर, क्या आपको पता है उस ड्वार्फ टाउन में बहुत सी सुंदर सुंदर एल्फ्स भी रहती है? और सुनकर रिमोरू के मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं और वो कहता है अरे यार, मतलब उस वर्ल्ड में मजा ही आ जाएगा। और गोप्ता कहता है कि उस ड्वार्फ किंगडम में किसी भी तरह की लड़ाई करना अलाउड नहीं है। और उसके अगले दिन ही वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और 3 दिनों के बाद फाइनली वो लोग ड्वार्फ किंगडम पहुंच जाते हैं। और वो किंगडम बहुत सुंदर और बड़ा था और उस किंगडम में घुसने के लिए बाहर बहुत बड़ी लाइन थी। और उसी के साथ रिमोरू और गोप्ता भी उस लाइन में लग जाते हैं और बाकी गॉब्लिन और वुल्फ उस किंगडम के बाहर रहकर ही उन लोगों का वेट करते हैं। पर तभी रिमोरू और गोप्ता के पीछे ही 2 इंसान आ जाते हैं और वो लोग रिमोरू और गोप्ता से कहते हैं ओए, इधर से निकल जाओ और हम तुम्हें मार कर तुम्हारी लूट ले लेंगे। पर तभी रिमोरू कहता है देखो, मैं तुम्हें एक वार्निंग दूंगा, तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। पर तभी वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग रिमोरू और गोप्ता पर अटैक करने वाले होते हैं कि इतने में रिमोरू एक बहुत बड़े वुल्फ में मिमिक हो जाता है और अचानक से उसके बाद वहाँ पर कुछ और इंसान आते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उन्हें किसी भी हालत में रिमोरू और गोप्ता को मारना था। रिमोरू अपने मिनेक वाले अटैक का यूज करके उन सभी के सभी इंसानों को एक सोनिक वेव में डाल देता है। और उसके बाद रिमोरू को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जैसे ही उसने दहाड़ मारी वहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा ह्यूमंस बेहोश हो चुके थे। और जैसे ये न्यूज किंगडम तक पहुंची वहाँ पर कुछ ड्वार्फ सोल्जर आ चुके थे और उन लोगों ने रिमोरू और उस गॉब्लिन को प्रिजन में बंदी बना लिया था। और उसके बाद वो ड्वार्फ सोल्जर रिमोरू से कहता है यार, है तू इतना छोटा सा, तूने ये सब कैसे किया? और उसके बाद वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर एक और छोटा सोल्जर आ जाता है और वो अपने कैप्टन को बताता है कि उनके कुछ साथी जो कि केव में काम कर रहे थे वो लोग काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और अब वो लोग काफी बुरी हालत में है, क्या पता उनमें से कुछ लोग मरी जाए। और ऊपर से वो लोग उन्हें हील भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई भी हीलिंग पोशन था ही नहीं। पर तभी रिमोरू उनकी ये सभी बातों को सुन लेता है और उन्हें एक पूरा का पूरा टैंक भर के हीलिंग पोशन बना लेता है और उसे पूरे की पूरी हीलिंग पोशन को उस कैप्टन को दे देता है ताकि वो अपनी दोस्तों की मदद कर सके। और कुछ समय गुजरने के बाद वो सोल्जर कैप्टन फिर से रिमोरू के पास आता है और उसे उस हीलिंग पोशन देने के लिए शुक्रिया करता है क्योंकि रिमोरू ने उसके दोस्तों की जान बचाई थी। और वो सोल्जर भी अब उस गॉब्लिन और रिमोरू को फ्री कर देते हैं और वो बोलता है अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर आना, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगा। और तभी रिमोरू से कहता है कि उसे कुछ ड्वार्फ्स की तलाश है जो कि उसके गांव वालों को क्राफ्टिंग और क्लॉथिंग का काम समझा पाए। और उसके नेक्स्ट दिन ही वो सोल्जर रिमोरू को सिटी के बेस्ट ब्लैकस्मिथ के पास ले जाता है जो कि उसी का बड़ा भाई था। रिमोरू देखता है कि उस जगह बहुत से ओपी आर्मर्स और वेपन्स थे जिन्हें कि उस ब्लैकस्मिथ ने अपने हाथों से खुद बनाया था।
उसके बाद वो दोनों उस सिटी के बेस्ट ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं जिसका नाम काइजिन था। और काइजिन से बातें करके रिमोरू को पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े टास्क में फंसा होता है, क्योंकि उसे उस किंगडम के किंग ने एक ऑर्डर मिला होता है कि उसे एक हफ्ते के अंदर 20 लॉन्ग स्वॉर्ड को बनाना होगा। और ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि एक लॉन्ग स्वॉर्ड को बनाने के लिए लगभग 3 दिन लगते हैं। और ऊपर से जो सामग्री उस लॉन्ग स्वॉर्ड को बनाने में लगती है वो बहुत रेयर थी, और अब तो उसकी क्वांटिटी भी उन ड्वार्फ के पास बहुत कम बच चुकी थी। और ना तो इसके पास टाइम है और ना ही तो मैजिकल ओर्स। पर तभी रिमोरू कहता है शायद से मेरे पास कुछ है, और वो अपने पेट के अंदर से एकदम मस्त मस्त ओर्स को निकालता है, जिसे देखकर वो ब्लैक स्मिथ काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और ब्लैक स्मिथ कहता है अरे सर आपके पास ये ओर कहाँ से आए? और रिमोरू कहता है अरे ये तो मेरे लिए बहुत छोटी मोटी बात है, मेरे पास ऐसे बहुत से ओर्स पड़े हैं। और उसके बाद वो ब्लैक स्मिथ उस ओर का यूज करता है और एक मस्ती एन्चेंटेड लॉन्ग स्वॉर्ड बनाता है। और उसके बाद रिमोरू स्वॉर्ड पर अपनी प्रेडेटर स्किल का यूज करता है और उस स्वॉर्ड की लगभग 20 कॉपीज बना देता है। और देखकर वो ब्लैक स्मिथ काफी ज्यादा खुश हो चुका था, और वो ब्लैक स्मिथ कहता है यार इसी बात पे ना मैं आपको एक पार्टी दूंगा। यहीं पास में एक मस्त बार है और वहां पर बहुत सी एल्स रहती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। और ये सुनकर रिमोरू काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और उसके बाद वो ब्लैक स्मिथ और रिमोरू उस बार में पहुंच चुके थे, और अब रिमोरू साक्षात स्वर्ग में था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे स्वर्ग को महसूस किया था। और वो लोग उस बार में बहुत मजे करते हैं। वो लोग पार्टी कर रहे होते कि इतने में उनके बार के बाहर एक आदमी आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काइजिन रिमोरू को कहता है कि मैं थोड़ा बहुत दुखी तो हूँ, क्योंकि मैं इन स्वॉर्ड्स को बनाने में बहुत टाइम लगा देता हूँ और मुझे बहुत मेहनत लगती है, पर तुमने इन्हें एक ही सेकंड में कॉपी पेस्ट कर दिया। पर एक दिन मैं एक ऐसा वेपन बनाऊंगा जिसे कि तुम भी कभी कॉपी नहीं कर पाओगे। इतने में ही एक एल्फ रिमोरू को बोलती है कि वो रिमोरू को एक स्पेशल सर्विस देगी। और भाई रिमोरू कुछ अलग ही सोचने लग जाता है, पर वो स्पेशल सर्विस ये थी कि वो रिमोरू को एक बॉल की हेल्प से रिमोरू का फ्यूचर देखने वाली होती है। और वो बोलती है कि मैं इस बॉल की हेल्प से तुम्हारा फ्यूचर देखोगी और देखोगी कि आखिरकार तुम्हारा फ्यूचर में पार्टनर कौन होगा। और जैसे ही वो एल्फ अपना मैजिक का यूज करती है उस बॉल पे, उस पे हमें एक अजीब सी लड़की को दिखते हैं। और रिमोरू को जैपनीज लड़की ही पसंद थी और वो उसे देखकर काफी खुश था। और तभी वहां पर एक वेस्टो नाम का बंदा आ जाता है जो कि किंग का एक मिनिस्टर था। और वो काजिन से कहता है ओए काजिन, मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे 20 स्वॉर्ड चाहिए एक हफ्ते के अंदर, तू यहाँ पे मस्ती मारा है, जाके काम कर। पर तभी काजिन कहता है मैंने वो पूरी की पूरी 20 स्वॉर्ड बनाकर सबमिट कर दिया है, तो तुम लेट हो। और उसके बाद वो वेस्टो नामक प्राणी रिमोरू की बेइज्जती करना शुरू कर देता है और वो उसे बहुत बुरा भला भी कहता है। वो उस पर एक वाइन का गिलास भी गिराता है, पर रिमोरू वहां पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उस वेस्टो को कुछ नहीं बोलता। पर इतने में ही काजिन पीछे से आकर वेस्टो को 2 मुक्के उसके मुंह पर मारता है और बोलता है अगर किसी ने भी मेरे दोस्त को कुछ किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद काजिन रिमोरू से बोलता है रिमोरू, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें अपने विलेज के लिए कुछ ब्लैक स्मिथ चाहिए, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और ये देखकर रिमोरू काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर इतने में ही उस किंगडम के सभी गार्ड्स उस बार में आ जाते हैं और वो लोग रिमोरू, काजिन और उनके बाकी साथियों को अपने साथ जेल में ले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने किंग के मिनिस्टर पर हाथ उड़ाया था। और इतने में ही वो 3 ड्वार्फ्स भी रिमोरू से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे विलेज में आएंगे और तुम्हारे लोगों को काम सिखाएंगे, क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद की है। और ऊपर से गोप्टा नामक गॉब्लिन जब से रिमोरू के साथ जेल में आया था वो तब से ही सोया होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रिमोरू और उसके बाकी साथी कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जहां पर कि किंग और उसकी आर्मी भी थी। और उसके बाद उस कोर्ट का जज काजिन से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या। और इतने में ही उनका लॉयर उनके खिलाफ बोलना शुरू कर लेता है और कोर्ट का जज उन ड्वार्फ्स को 20 सालों तक काम करने की सजा दे देता है। पर इतने में ही किंग खुद खड़ा होकर काजिन से उसका हाल चाल पूछता है, क्योंकि किंग और काजिन बहुत अच्छे दोस्त थे और वो लोग साथ में ही काम कर रहे थे। और ऊपर से वो किंग काफी ज्यादा शक्तिशाली था, उसका पावर लेवल रिमोरू से भी ज्यादा था। और उसके बाद वो किंग काजिन से पूछता है कि क्या काजिन फिर से किंग के लिए काम करना पसंद करेगा या फिर नहीं। पर इसी बात पर काजिन बोलता है कि वो अपनी लॉयल्टी रिमोरू को दे चुका है, तो इसीलिए वो फिर से किंग के लिए काम नहीं करेगा। और उसके बाद वो किंग काजिन और उसके साथियों को पनिशमेंट देता है कि वो आज के बाद वो लोग उस किंग के किंगडम में कभी भी नहीं आएंगे। और उसके बाद काजिन और उसके बाकी साथी रिमोरू के साथ उसके विलेज के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिमोरू और बाकी ड्वार्फ्स अपने विलेज तक पहुंच चुके थे और अब रिमोरू अपना एक नया मूव जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, द ब्लैक लाइटनिंग, वो रंगा को दिखाता है। और उस मूव की हेल्प से वो एक बहुत बड़े स्टोन को एक ही लाइटनिंग में तोड़ डालता है। वो लोग मजे कर रहे होते हैं और बाकी ड्वार्फ्स उन गॉब्लिन्स को कुछ वेपन बनाने के सिखा रहे होते हैं। और गार्म नाम का एक ड्वार्फ उन गॉब्लिन को
कुछ कपड़े बनाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और डार्ड उन लोगों को क्राफ्टिंग की स्किल सिखा रहा होता है और माइड उन लोगों को घर बनाने की प्रैक्टिस दे रहा था। और अब वो विलेज काफी स्पीड से इवॉल्व हो रहा था और इतने में ही हम देखते हैं कि उस विलेज में और भी बहुत से गॉब्लिन्स आ जाते हैं, क्योंकि वो सब लॉर्ड रिमोरू के फैंस थे और उनका नंबर लगभग 500 से भी ज्यादा था। तो रिमोरू सोचता है कि क्या होगा अगर वो उन लोगों को यहाँ से भगा दे। तो ग्रेट सेज उसे बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो कुछ दिनों के अंदर ही वो गॉब्लिन्स किसी न किसी मॉन्स्टर का खाना बन जाएंगे। और ये देखकर रिमोरू को उन लोगों पर दया आती है और वो उन लोगों को उस विलेज में रहने के लिए अलाउ कर देता है। और उसके बाद रिमोरू उन सभी 500 गॉब्लिन्स को नाम देता है और उसके बाद उसका मैजिक बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है और उसके बाद वो 3 दिनों के लिए सो जाता है। हम देखते हैं कि गॉब्टा ने एक न्यू स्किल को मास्टर कर दिया है और वो कभी भी अपने टेम्पेस्ट वुल्फ को समन कर सकता था और यहाँ बाकी गॉब्लिन्स भी धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे। और उसके बाद रिगर्ड जो कि एल्डर गॉब्लिन था वो जल्दी से दौड़ते दौड़ते रिमोरू के पास आता है और वो रिमोरू से कहता है कि हमारे इलाके में कुछ ह्यूमंस आए हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों इंसान अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक मॉन्स्टर आर्ट पड़ी होती है जो कि काफी बड़ी होती है। पर इतने में ही वहां पर एक और ह्यूमन जिसका नाम शिजू था वो वहां पर आ जाती है और वो अपनी फायर स्पॉट की हेल्प से उन सभी के सभी मॉन्स्टर आर्ट्स पर अटैक कर देती है और बारी बारी करके उन मॉन्स्टर आर्ट्स को खत्म कर देती है। पर अचानक से उसकी पावर एकदम बिल्कुल लो हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर आर्ट का खाना बनने वाली होती है कि इतने में रिमोरू स्वैग से अपनी ब्लैक लाइटनिंग का यूज करके उस आर्ट पर डालता है और उसे एक ही शॉट में खत्म कर देता है। और जैसे ही शिजू का मास्क नीचे गिरता है हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे कि रिमोरू ने उस बार में देखा था। और अब रिमोरू भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी। उसके बाद रिमोरू उन ह्यूमंस को अपने विलेज ले जाता है और उन लोगों को थोड़ा खाना पीना देता है। और तभी रिमोरू को याद आता है कि उसने उन 3 नमूनों को कहीं तो देखा है। और तब ग्रेट सेज उसे बताती है कि उसने उन ह्यूमंस को सबसे पहले स्टार्टिंग में एक केव में देखा था। उसके बाद रिमोरू और उन ह्यूमंस में बहुत बढ़िया दोस्ती हो जाती है और शिजू ऐसे ही अकेले एक पहाड़ पर खड़ी होती है और इतने में ही पीछे से रिमोरू उसके पास आ जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। तो तुम जापान से हो, मैं भी जापान से हूँ, मुझे जापानीज लड़की काफी ज्यादा पसंद है। और शिजू कहती है क्या तुम भी मेरी तरह इस वर्ल्ड में समन हुए हो? तो रिमोरू कहता है नहीं, मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। और तभी रिमोरू को याद आता है कि एक बार वेल्डोरा ने उसे बताया था कि जब 30 मेजेस मिलकर एक मैजिक परफॉर्म करते हैं तो एक हीरो समन होता है और वो हीरो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और उसके बाद शिजू रिमोरू को अपनी बैक स्टोरी बताती है कि आखिरकार कैसे वो इस वर्ल्ड में आई। एक बार शिजू के घर के चारों ओर भयानक आग लग चुकी थी और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रही थी कि इतने में ही उसे यहाँ पर किसी ने समन कर दिया था। और उसके बाद शिजू और रिमोरू में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रिमोरू अपनी मेमोरी की हेल्प से शिजू को फ्यूचर का जापान दिखाता है, जिसे देखकर शिजू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी क्योंकि उसने बड़ी बड़ी ट्रेंड्स और ऐसी चीजें कभी भी पहले देखी नहीं थी। पर इतने में ही काजिन रिमोरू के पास आता है और वो उसे कहता है अरे मास्टर, हमें ये बताओ कि हमें अपना नया घर बनाना किधर है। और उसके बाद रिमोरू काजिन के साथ जाने लगता है और इतने में ही हमें शिजू के डार्क पास्ट को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब शिजू को इस वर्ल्ड में समन किया था तो वो बहुत बुरी हालत में थी। इतने में ही एक आदमी ने उसकी सोल को एक डीमन स्पिरिट को दे दिया था और अब शायद से शिजू के अंदर भी वो डीमन है। और अगली ही सुबह रिमोरू वापस से शिजू के पास जाता है क्योंकि आज के दिन आज वो लोग इस विलेज से जाने वाले हैं। रिमोरू को ये देखकर काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि वो शिजू को काफी ज्यादा पसंद करा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एडवेंचरर भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इतने में शिजू को अचानक से कुछ दौरे पड़ना शुरू हो चुके थे। अचानक से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अचानक से उसके मास्क में से एक जोरदार लाइटनिंग बीन निकलती है। वो लाइटनिंग बीन काफी ज्यादा खतरनाक थी। वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ के सभी वेदर बिल्कुल खराब हो चुका है। कि इतने में शिजू भी हवा में उड़ना चालू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे उसे किसी ने पजेस कर लिया है। अचानक से शिजू के चारों ओर एकदम आग लगना भी शुरू हो चुकी थी और इतने में शिजू के अंदर की पावर भी एक्टिवेट हो चुकी थी। उसके पास अब शारिंगान भी आ चुका था और बाकी लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि शिजू के पास कोई गार्डियन स्पिरिट है जो कि उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। कि इतने में शिजू का मास्क भी बिल्कुल फट चुका था और ऐसा पहली बार था कि जब शिजू की पावर इतना ओवर पावर हो चुकी थी। कि इतने में ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत खतरनाक स्पिरिट आ चुकी है और ये कोई और नहीं बल्कि किंग ऑफ स्पिरिट ही है, यानी कि ये डीमन किंग का राइट हैंड है। अचानक से वो स्पिरिट अपने चारों ओर बहुत से खतरनाक ड्रैगन को भी समन कर देती है। वो ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक थे।
ड्रैगन भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके बाद रिमोरू के बनाए गए पूरी की पूरी विलेज को तबाह कर लेते हैं। रिमोरू भी ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना खतरनाक भी हो सकता है। और बाकी एडवेंचरर बिल्कुल तैयार हो चुके थे उस गार्डन स्पिरिट को मारने के लिए। हालांकि उन लोगों को पता था कि वो लोग इस स्पिरिट को अपनी पूरे के पूरे जन्मों में कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। कि इतने में रिमोरू रिगर्ड को बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले विलेज को खाली करना होगा। रिमोरू से रोकने की कोशिश करता है और उसके बाद अपने वाटर ब्लेड का यूज करता है, पर वाटर ब्लेड का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कि इतने में रिमोरू रंगा को समन कर देता है। ग्रेट सेज रिमोरू को बताती है कि स्पिरिट्स के खिलाफ तुम्हें मैजिकल एबिलिटी का यूज करना चाहिए, क्योंकि मैजिकल स्पेल से स्पिरिट बिल्कुल 2 सेकंड में ही खत्म हो जाएगी। और रिमोरू को भी अब समझ आ चुका था क्या कर उसे करना क्या है। कि इतने में रिमोरू हवा में उछलता है और उसके बाद अपनी मैजिकल एबिलिटी की हेल्प से और उस गार्डन स्पिरिट के ड्रैगन को पेल देता है। पर वो फायर स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक थी, वो अभी भी नहीं रुकती, वो अभी भी ड्रैगन को समन कर रही थी। वहां जाता है और उसे बोलता है क्या कर तुम्हें चाहिए क्या। पर वो स्पिरिट तो बातें करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। कितने में वो स्पिरिट रिमोरू पर एक खतरनाक मैजिक का यूज करती है और रिमोरू भी उसके ट्रैप में फंस चुका था। और उसके बाद वो स्पिरिट अपनी फुल पावर की हेल्प से रिमोरू पर वार करना शुरू कर देता है। सभी को ये लग रहा था कि अब रिमोरू मरने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ग्रेट सेज रिमोरू को बताती है कि तुम्हारे पास फायर एफिशिएंसी की स्किल है, यानी कि तुम्हें फायर से कुछ भी नहीं होगा। और ये देखकर रिमोरू भी बिल्कुल खुश हो चुका था, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसका एक छोटा सा स्लाइम का जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका है। कि इतने में ही रिमोरू फायर से बाहर निकलता है और उसके बाद अपनी पावर की हेल्प उस पेड़ को कैद कर लेता है। उसके बाद वो अपनी प्रेडेटर स्किल का यूज करके उस पेड़ को ही खा लेता है। देखिए अब शीजू भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुकी है। शीजू की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। उसके बाद रिमोरू शीजू के पास जाता है और उसे बताता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था। और ये देखकर शीजू भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उसके बाद वो रिमोरू को अपना पास लाती है कि आखिरकार वो इस दुनिया में आई कैसे। दरअसल एक बार जब उसके गांव में काफी खतरनाक आग लग चुकी थी, कि इतने में ही डीमन लॉर्ड लियोन ने उसे यहाँ पर समन कर दिया और उसके अंदर एक खतरनाक फायर स्पिरिट को डाल दिया। डीमन लॉर्ड का यही मानना था कि वो उसे अपना सर्वर बनाएगा। वो फायर स्पिरिट तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। कि इतने में ही डीमन लॉर्ड लियोन वहाँ पर एक बर्ड को भी समन कर देता है और उसके बाद वो बर्ड शीजू पर अटैक करना शुरू कर देता है। कि इतने में ही डीमन लॉर्ड लियोन अपनी आंखों से उस फायर स्पिरिट को ऑन कर देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अब शीजू को अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। शीजू अपनी स्पिरिट की हेल्प से एक फायर बॉल को समन कर देती है और उस कबूतर को ही मार देती है। और उसके बाद से ही शीजू उस डीमन लॉर्ड के लिए सर्व करने लगी। और डीमन लॉर्ड के कैसल में शीजू की एक दोस्त भी बनी थी, वो उसकी काफी सही दोस्त थी। वो हमेशा ही रोज साथ में खेलते थे। पर एक दिन गलती से शीजू की अंदर की स्पिरिट बिल्कुल एक्टिवेट हो चुकी थी और ना चाहते हुए भी उसने अपने ही हाथों से अपनी दोस्त को मार डाला। और उसी दिन के बाद से शीजू का दिल बिल्कुल टूट चुका था, उसके अंदर की सभी फीलिंग बिल्कुल मर चुकी थी। पर एक दिन जब हीरो से शीजू की मुलाकात हुई और जब उनकी फाइट हुई तब हीरो ने उसे हरा दिया। पर एक दिन वो हीरो भी शीजू को छोड़कर, और उसी दिन के बाद से शीजू का सिर्फ यही मकसद है उसे कैसे भी करके डीमन लॉर्ड लियोन को ढूंढना है और उसे क्वेश्चन करने की आखिरकार उसने उसे यहाँ पर समन क्यों किया और उसी के साथ साथ उसका मेन मकसद क्या है। और अब शीजू की बस लास्ट विश यही है कि वो कैसे भी करके बस मरना ही चाहती है, क्योंकि डीमन लॉर्ड लियोन उसे बिल्कुल भी मरने नहीं देगा। इसीलिए वो रिमोरू से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे खा लो और अपने पेट में रख लो ताकि मैं इस वर्ल्ड में मरूं तो नहीं। और उसके बाद रिमोरू भी उसके प्रॉमिस को मार लेता है और ना चाहते हुए भी ये वादा कर लेता है कि वो उसे खा लेगा। कितने में हम देखते हैं कि शीजू ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया है और उसके बाद वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और अब वो मर चुकी है। और इतने में ही रिमोरू को भी कैसे भी करके अपने प्रॉमिस को तो कंप्लीट करना ही था। उसके बाद रिमोरू अपनी प्रेडेटर स्किल का यूज करता है और उसके बाद शीजू की बॉडी को खा लेता है। हम देखते हैं कि अब शीजू भी बिल्कुल खुश हो चुकी है। वो रिमोरू की पेट के अंदर अपनी लाइफ बिता रही है। उसे सबसे पहले अपने मदर दिखती है और उसके बाद वो लाइफ दिखती है। और बाकी के एडवेंचरर भी ये देखकर बिल्कुल खुश हो चुके थे, क्योंकि वो स्पिरिट तो फाइनली मर चुकी थी। मेरी गढ़ अंदर आता है और बाकी के सभी लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि रिमोरू अब कोई स्लाइम नहीं बल्कि एक लड़की बन चुका है। ये देखकर सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उनका किंग तो एक स्लाइम ही था। कितने में ही रिमोरू एक बार फिर से स्लाइम में कन्वर्ट हो चुका था। और उसके बाद रिमोरू उन लोगों को पूरी बात बताता है कि आखिरकार कैसे उसने शीजू की बॉडी को कंज्यूम कर लिया और अब वो एक ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है। ये देखकर वो सभी एडवेंचर बिल्कुल नाराज हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके लास्ट टाइम शीजू से मिलना ही था। कि इतने में ही वो रिमोरू से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार प्लीज हमें शीजू को दिखा लो। और ना चाहते हुए एक बार रिमोरू फिर से शीजू में कन्वर्ट हो जाता है। वो एडवेंचर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। अगला दिन शुरू होता है और अब वो एडवेंचर यहाँ से निकलने वाले थे कि इतने में रिमोरू डिसाइड करते हैं कि वो उन लोगों को काफी खतरनाक तोहफे देंगे। उन जाते हुए एडवेंचर को काफी खतरनाक तोहफे देते हैं, जैसे कि आर्मर, वॉन्ड और भी काफी चीजें। और रिमोरू अपने मन में यही सोचता था कि अब वो फाइनली एक ह्यूमन का रूप भी ले सकता है, क्योंकि जब से वो इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ है तब से उसने कभी भी ह्यूमन फॉर्म को
ली ही नहीं, तब से वो बस एक स्लाइम में ही कन्वर्ट हुआ है। और वैसे भी उस फायर स्पिरिट ने रिमूरू की पूरी विलेज को डिस्ट्रॉय कर लिया है और इसीलिए अब सभी गॉब्लिन और रिमूरू फिर से अपनी विलेज को बना रहे हैं। और इस बार वो डिसाइड करते हैं कि इस बार तो वो अपनी विलेज को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। उसके बाद रिमूरू रिगार्ड को बोलता है कि तुम्हें सभी गॉब्लिन को अपने अंदर काम कराना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा विलेज पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। कि इतने में रिमूरू सबसे पहले एक टेंट में आता है और उसके बाद वहाँ पर सबसे पहले शिजू के दिए गए मास्क को फेंकता है। उसके बाद रिमूरू फिर से एक बार शिजू की फॉर्म ले लेता है, क्योंकि उसे देखना था कि आखिरकार उसकी ह्यूमन फॉर्म होती कैसी है। उसके पास अभी भी काफी खतरनाक पावर थी। वो सबसे पहले अलेक्सा से पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, और ग्रेट सेजो से बताती है कि अब तुम्हारे पास ह्यूमन फॉर्म आ चुकी है, यानी कि अब तुम्हारे पास एक नई स्किल आ चुकी है जो कि टेस्ट की है कि आखिरकार वो लगता कैसा है। वो सबसे पहले क्लोनिंग स्किल का यूज करता है और उसके बाद अपने क्लोन को समन कर देता है। वो सबसे पहले देखना चाहता था कि आखिरकार वो लगता कैसा है और आखिरकार उसका जेंडर क्या है। और वैसे भी रिमूरो तो था ही नॉटी, वो अपने जेंडर को चेक करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वो ना तो लड़का है ना तो लड़की, वो तो एक जेंडरलेस है, क्योंकि वैसे भी वो एक स्लाइम के तौर पर पैदा हुआ था। ग्रेट सेज रिमूरो को बताती है कि अब तुम्हारे पास ब्लैक फायर की स्किल भी आ चुकी है, क्योंकि तुमने उस पेड़ को जो खा लिया है और अब तुम किसी भी फायर स्पिरिट का यूज कर सकती हो। कि इतने में रिमूरो एक बार फिर से अपने क्लोन का यूज करता है और देखता है कि आखिरकार वो कैसा लगेगा जब वो बड़ा हो जाएगा। वो सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करता है और वहाँ हम देखते हैं कि जब रिमूरो बड़ा हो जाएगा तो वो एक बहुत ही बड़े आदमी में कन्वर्ट हो जाएगा और चाहे तो वो एक बहुत सुंदर लड़की में बदल सकता है। और अब रिमूरो के पास पहली बार टेस्टिंग स्किल आ चुकी है, यानी कि वो खाना खा सकता है। और जब से वो इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ है तब से पहली बार वो खाना खाने वाला है। वो अपनी गॉब्लिन सेना को बताता है कि सबसे पहले हम लोग खाना खाने वाले हैं। नहीं, गोप्टा वहाँ पर आता है और बोलता है अगर तुम ज्यादा खाओगे तो क्या तुम्हारी चेस्ट भी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जिस बात पर रिमूरो से एक जोरदार किक मारता है और वहाँ से भगा लेता है। और अब सभी गॉब्लिन लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने किंग यानी कि रिमूरो के लिए खाना लाएंगे। वो सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। कि इतने में एक गॉब्लिन रिमूरो को बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी विलेज पर बहुत खतरनाक लोग अटैक करने वाले हैं, क्योंकि जंगली जानवर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं। कि इतने में रिमूरो बोलता है वो बाकी सब तो मैं संभाल लूंगा। कि इतने में रिमूरो वापस से उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर उसके अपना दोस्त यानी कि वो ड्रैगन मिला था। वहाँ पर वो देखता है कि अब उसके पास क्रेजी वाली पावर आ चुकी है। वो ग्रेट सेज से बातें करना शुरू करता है और तब उसे पता चलता है कि उसके पास एक नई लेवल का मैजिक आ चुका है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी मैजिकल स्पेल को 2 हिस्सों में तोड़ सकता है और किसी भी 2 हिस्से वाली स्पेल को एक बहुत बड़ी स्पेल में कन्वर्ट कर सकता है। और ऊपर से अब तो उसके पास ब्लैक फ्लेम्स भी आ चुकी है। ब्लैक फ्लेम्स काफी ज्यादा खतरनाक है। ग्रेट सेज उसे बताती है कि जो मास्क उससे मिला है उसकी हेल्प से वो अपने ऑरा को बिल्कुल लो कर सकता है, यानी कि 0, और उसकी हेल्प से उसको किसी को भी पता नहीं चलेगी कि वहाँ पर कोई आने वाला है। और रिमूरो ने रंगो को कहा था कि तुम्हें सबसे पहले हमारे विलेज के चारों ओर कुछ जानकारी कलेक्ट करनी होगी। कि इतने में उसे एक मैसेज आता है रंगा की तरफ से। उसके बाद रिमूरो वहाँ पर दौड़ते पहुँचता है। कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ खतरनाक लोग, पर इतने में ही वहाँ पर तो बहुत सारे गॉब्लिन्स को किसी खतरनाक चीजों ने मार रहा है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक लाल बाल वाला समुराई खड़ा था, वो काफी ज्यादा खतरनाक था। ग्रेट से रिमूरो को बताते हैं कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि ओगर है। ओगर काफी ज्यादा खतरनाक थे। और ऊपर रंगा वहाँ पर 2 और बंदों से लड़ रहा था। रंगा उन लोगों पर अटैक करने वाला था। कि इतने में पीछे से एक पिंक बाल वाली लड़की अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करके रंगा को रोक लेती है। ग्रेट से रिमूरो को बताना शुरू करती है कि जो कोई ये भी लोग है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। एक गॉब्लिन दौड़ते दौड़ते रिमूरो के पास आता है और बोलता है कि अब काफी ज्यादा खतरनाक चीजें होने वाली है, क्योंकि जो कोई भी ये है इनके पास काफी खतरनाक मैजिकल स्पेल है और यहाँ तक कि एक बंदा तो इनमें से मैजिकल स्पेल भी यूज कर सकता है। रिमूरो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि जो ओगर्स उसने देखे थे वीडियो गेम्स और मूवीज में वैसे तो ये बिल्कुल भी लग नहीं रहे थे। और वो लाल बाल वाला ओगर काफी ज्यादा खतरनाक था, उसे तो कैसे भी करके रिमूरो को मारना ही था। और उसी के साथ साथ उनके गॉब्लिन्स को भी। वो रेड बाल वाला ओगर उसे बताता है कि मुझे पता है तुम एक डीमन हो, क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन इतने सारे गॉब्लिन्स को एक जगह कलेक्ट नहीं कर सकता, और ऊपर से तुम्हारे पास काफी बड़ा विलेज भी है। रिमूरो से बहुत समझाने की कोशिश करता है कि शायद से मैं वो नहीं हूँ जो जिसके बारे में कि तुम जानने की कोशिश कर रहे हो, पर वो ओगर तो बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे कैसे भी करके रिमूरो का गला चाहिए था और वो कैसे भी करके रिमूरो को मारना चाहता था। पर रिमूरो को अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था कि वो उन्हें आराम से पेल देगा, पर अभी तो उसका लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो 100 बार उनको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे तुम समझ रहे हो। कि इतने में ही रंगा भी बिल्कुल तैयार हो चुका था उनको पेलने के लिए। रिमूरो के पास काफी खतरनाक पावर थी। उसके बाद वो ओगर से बताता है कि मुझे पता है कि तुम ही वो डीमन हो जिसने कि मेरे विलेज को तबाह किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिमूरो ने तब सोच लिया था कि अब ना चाहते हुए भी उसे लोगों को मारना होगा। सबसे पहले वो दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ता है और उसके बाद पॉइजन मिस्ट का यूज करके एक बहुत बड़े वाले ओगर को खत्म कर लेता है। कि इतने में ही उसके पीछे से कोई वार कर लेता है। रिमूरो अपनी पावर की हेल्प से उस लड़की को भी पेल देता है और उसके बाद उसे रस्सी में बांध देता है। इतने में ही फिर से रिमूरो के पीछे से एक तलवारबाज अटैक करता है, पर रिमूरो उसे भी एक घूसे में ही सुला देता है। एकदम वो बूढ़ा आदमी रेड वाले ओगर को बोलता है कि जो सामने खड़ा इंसान है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये उस वाली स्किल का यूज करता है जो कि किसी भी एनिमल के पास होती
होते हैं। तब जाकर रिमोरू को पता चलता है कि असली डील कोई और नहीं बल्कि यही बूढ़ा ओगर है। तो सबसे पहले उसे इस बूढ़े ओगर को निपटाना होगा और उसके बाद इस लाल वाले ओगर को। लाल वाला ओगर बस बकवास ही करता है और बाकी कुछ नहीं। रेड वाला ओगर उसे बोलता है कि मुझे पता है डीमन, मैं तुम्हें कैसे भी करके मार डालूंगा। तुम नहीं और के साथ मिलकर मेरे विलेज पर अटैक किया था। वो लोग बातें कर रहे थे और इतने में ही वो बूढ़ा ओगर रिमोरू के पीछे जाता है और एक स्लैश में उसके बाजू को काट डालता है। रिमोरू को पता चलता है ये बूढ़ा ओगर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसमें साक्षात ओत्सुजुकी की पावर है। रिमोरू को पता चलता है कि मैं कैसे भी करके उसे मार डालूंगा, पर वो तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। रेड ओगर भी अब बिल्कुल गुस्सा हो चुका था, उसे कैसे भी करके रिमोरू को पेलना था। पर रिमोरू सबसे पहले अपने हाथ को वापस उठाता है और उसके बाद वापस से उसे रीजनरेट कर देता है। और अब रिमोरू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। रेड वाला ओगर उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, पर इतने में ही रिमोरू अपनी रियल फॉर्म में आ चुका था। सबसे पहले वो अपने ऑरा को रिलीज कर देता है और मास्क को उतार देता है और उसके बाद अपने नए नवेले मैजिकल स्पेल यानी कि ब्लैक फ्लैम का यूज कर देता है। वो उन्हें डराने की बहुत कोशिश करता है कि इतने में ही वहाँ पर ओगर की बहन यानी कि वो पिंक बाल वाली लड़की वहाँ पर आ चुकी थी। वो रेड ओगर यानी कि अपने भाई को बहुत समझाने की कोशिश करती है और बोलती है भैया मुझे पता है आपको इस डीमन से लड़ना है, पर क्या पता ये वो हो ही ना, और इसके पास काफी खतरनाक पावर है। और कहीं ना कहीं उस रेड ओगर और बूढ़े ओगर को पता था कि अगर गलती से भी वो लोग इस वक्त पर रिमोरू से टकराए तो वो लोग तो मार ही जाएंगे, क्योंकि रिमोरू का पावर लेवल अभी काफी ज्यादा खतरनाक है। रिमोरू का पावर लेवल देखकर सभी लोग बिल्कुल घबरा चुके थे और वो रेड ओगर अभी भी नहीं रुकता। वो रिमोरू पर अटैक करने ही वाला था कि इतने में उसकी बहन वहाँ पर आ चुकी थी और वो रेड ओगर को रोक देती है और उसकी जान भी बचा लेती है। कहीं ना कहीं उस रेड की भी फट चुकी थी। वो रिमोरू उसे बताता है कि मैं तो बस एक स्लाइम सा ही हूँ और वो लोग भी मान जाते हैं। उसके बाद वो रेड रिमोरू का मास्क देता है और बोलता है कि तुम तो वो डीमन नहीं हो, और उसके बाद उसे माफी मांगना शुरू कर देता है, यानी कि अब वो लोग फाइनली दोस्त तो बन ही चुके थे। रिमोरू ओगर से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आए कैसे। उसके बाद वो लोग उसे बताते हैं कि हमारे विलेज पर लगभग काफी ज्यादा डीमंस ने अटैक कर दिया था। रिमोरू उन लोगों को बोलता है कि आज रात तुम मेरे ही विलेज में रुकने वाले हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खाना दूंगा और उसके बाद बहुत सी नई नई चीजें भी। और ये सुनकर वो रेड भी मान चुका था। ओगर फैसला करते हैं कि आज रात वो रिमोरू के विलेज में ही रुकने वाले हैं। रात होती है और हम देखते हैं कि रिमोरू के विलेज में तो फेस्ट हो चुका है, क्योंकि रिमोरू को नई बॉडी मिल चुकी है और उसके बाद सभी गॉब्लिन लोग अपनी डिश रिमोरू के पास लाते हैं। रिमोरू एक बाइट लेता है और बोलता है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है, और तब जाकर रिमोरू को एहसास होता है कि अब फाइनली मैं जिंदा हो चुका हूँ, मुझे फाइनली किसी तो चीज का टेस्ट आया, जिसे देखकर रिमोरू बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था और काफी ज्यादा खुश भी था। वहीं दूसरी तरफ बाकी ओगर तो विलेज के बाकी लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। वो लोग काफी ज्यादा दुखी थे। वो अपनी स्टोरी उन बाकी लोगों को बता रहे थे और कह रहे थे कि एक रात हमारे विलेज पर काफी सारे ऑर्क्स ने मिलजुल कर अटैक कर दिया और लगभग हम उस विलेज में 300 ओगर रहते थे, पर अब हम लोग बस 6 ही बच चुके हैं। उन ऑर्क के पास काफी खतरनाक आर्मर भी थे और उसी के साथ उन ऑर्क के साथ डीमन भी थे और कुछ भद्दे से पिग्स होते हैं जिनके पास की काफी क्रेजी पावर होती है। और अब रिमोरू भी फैसला करता है कि वो लोग उसकी मदद करेंगे, क्योंकि क्या पता कभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे कि उन ऑर्क ने ओगर के विलेज पर अटैक किया तो वो दिन दूर नहीं जब वो ऑर्क रिमोरू के विलेज पर भी अटैक करना शुरू कर ले। ओगर उन्हें बताना शुरू करता है कि मुझे पता है कि इसके पीछे जरूर हो ना हो डीमन लॉर्ड लियोन का ही हाथ है। और तब जाकर रिमोरू को रियलाइज होता है कि शिजू भी उसी के बारे में बात कर रही थी, यानी कि वही इस एनीमे का एमसी है। उसके बाद रिमोरू भी डिसाइड करता है कि वो उसे कैसे भी करके उस डीमन लॉर्ड को खत्म करना है। सबसे पहले वो लोग ऑर्क को मारेंगे और उसके बाद डीमन लॉर्ड लियोन को मारेंगे। रिमोरू से बोलना शुरू करता है मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा और खाने के लिए खाना, पर सबसे पहले तुम्हें हमारी मदद भी करनी होगी उन ओगर को हराने के लिए। और वो ओगर भी मान चुका था।